हाय हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, विकास कटारिया एजुकेशन में आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास कटारिया आपके लिए लेकर के आ गया हूं आपके सेकंड ग्रेड की नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे सेल बायोलॉजी। सर्वप्रथम हमारा टॉपिक स्टार्ट जो हमने कर रखा है वो है सेल बायोलॉजी का। देखिए यहाँ पे ये सेल बायोलॉजी वाला पार्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें हम पहले वाले पार्ट के अंदर क्या देख रहे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो हम देखने वाले हैं वो है आपका ग्रेजुएशन लेवल। यस और नो। इस प्रकार से हमारे टॉपिक को हम कंप्लीट करते जाएंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारा का सारा पार्ट हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो तो बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कल वाली क्लास के साथ में हमारी आज वाली क्लास क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। यस और नो? ठीक है। तो देखो कल वाली क्लास में हमने देखा था एक तो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होती है उसके बीच में हमने डिफरेंस देखा। विभिन्न प्रकार के पॉइंट हमने लिए जो कि इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने देखे थे, यानी प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस हमने देखा। और क्या देखा हमने, और हमने देखा जो प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट कोशिका है उसमें डिफरेंस हमने देखा, जिसमें कुछ एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जैसे भैया केंद्रक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या होता है, यानी इनकी डेफिनेशन से संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं, इनके आकार से संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं। साथ में इनमें रिक्तिका पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इससे संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं। यस और नो। इनकी सेल वॉल के बारे में यानी कोशिका भित्ति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ एक पॉइंट ऐसे थे जो कल वाली क्लास में हमने एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाने वाली है। आज की क्लास भी यहां से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलो सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज भी हम क्या देखने वाले हैं, आज भी हमारी जो क्लास में चलेगा वो होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर क्या देखने वाले, हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं। आज बोले सर कौन सी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर आज कौन सा पॉइंट होगा जिसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं। कुछ एक पॉइंट तो हम कल की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज जो पॉइंट हम लेकर के चलने वाले हैं वो पॉइंट, पहला जो मैं आज का पॉइंट लेकर के चल रहा हूं वो होगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का कि भैया सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट कोशिका की मैं बात करता हूं तो मैंने कल भी कहा था आपको, यदि आपको याद है, कि भैया जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली होती है जो सार्वत्रिक होती है। क्या होता है? सार्वत्रिक, यानी यूनिवर्सल होती है। यानी प्रोकैरियोट कोशिका में भी पाई जाती है और यूकैरियोट कोशिका के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये एक क्या बता दिया, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है तो भैया सभी के अंदर पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोट कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और यूकैरियोट कोशिका के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहां पे जो प्रोकैरियोट कोशिका का सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी हो जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, मैं लेयर बता रहा हूं ताकि हम यहां पे पहुंच सके कि सेल मेम्ब्रेन कहां पे उपस्थित होती है। ठीक है, सबसे बाह्य जो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर में इसे बोलूंगा, यानी संरक्षी परत में बोलूंगा, तो वो हो जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में जो परत आ जाती है वो होती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद में जो लेयर आ जाती है, तीसरी आंतरिक जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसी प्रकार से यदि मैं यूकैरियोट कोशिका की बात करूं तो आउटर क्या आ जाता है इसके अंदर, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यदि पादप है तो मैंने कल भी बताया था कि जो सेल वॉल होती है केवल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, पादप के अंदर ही मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं मिलती है। तो पादप कोशिका के अंदर जो आउटर लेयर आ जाती है वो क्या हो जाती है भैया, सेल वॉल हो जाती है। जबकि यहाँ पे जंतु कोशिका की मैं बात करूं तो सबसे आउटर लेयर कौन सी हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, कोशिका झिल्ली हो जाती है। यस और नो? पादप कोशिका पे एक बार वापस से आइए। आउटर लेयर तो हो गई क्या, सेल वॉल। जस्ट इसके नीचे कौन आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रकार से उपस्थिति होती है सेल मेम्ब्रेन की और ये एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ओके।
इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, ये किससे मिलकर के बनी होती है, क्या क्या इसका संगठन होता है, सारी की सारी चर्चा एकदम एक्सटेंस तरीके से देखेंगे, क्योंकि इसकी संरचना प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में समान होती है। तो इसकी डिटेल्स देखेंगे, किसके लिए कोशिका का जो सिद्धांत, कोशिका झिल्ली का अलग अलग सिद्धांत दिया है ना, क्या विशेषता होती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यस और नो? चलो ठीक है, आगे हम बात करें। आगे मैं जो सेकंड पॉइंट आज का लेकर के चल रहा हूं, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर क्या करता है भैया, डिफरेंस करता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं ना, झिल्लीबद्ध कोशिकांग। एक चीज और देख लेना, मुझे एक चीज और याद आई, यहीं पे बता देता हूं। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर एक बार छोटी सी बात पे फोकस कर रहा है। क्या प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन का एक अंतर्वलन होता है। क्या होता है, अंतर्वलन पाया जाता है। ठीक है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, उसके भीतर क्या हो गई सेल वॉल, और फिर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से अंतर्वलन पाए जाते हैं, ये वाले अंतर्वलन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अंतर्वलन किस प्रकार से होते हैं, नलिकाकार भी हो सकते हैं, पुटी के रूप के अंदर भी हो सकते हैं। यस और नो? तो ये अंतर्वलन किसके हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के ये अंतर्वलन हो जाते हैं। अब इन अंतर्वलन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका अंतर्वलन प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर बन जाता है और उसे कहा जाता है मिजोसोम। क्या कहा जाएगा, मिजोसोम कहा जाता है, मिजोसोम। ठीक है, ओके, काफी इंपोर्टेंट बात बन जाती है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा मिजोसोम कहां पे पाया जाता है, क्या है फलाना, ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संरचना यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का अंतर्वलन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, मिजोसोम। यस और नो? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ठीक। तो ये बोले सर मिजोसोम तो हमें समझ में आ गया कि कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन होता है। बोले सर एक बात बता दो, ये मिजोसोम करता क्या है? वैसे तो हम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन फिर भी यहां इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इसका फंक्शन देख लीजिए। इसका जो कार्य होता है वो होता है श्वसन। श्वसन का जो कार्य होता है, कोशिकीय श्वसन की यदि मैं बात करूं तो वो कार्य कंप्लीट कौन करता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जो अंतर्वलन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मिजोसोम। बोले सर ये मिजोसोम यूकैरियोट कोशिका में भी पाया जाता है क्या? तो मैं आपको बता दूं मिजोसोम नहीं पाया जाता है। फिर बोले सर श्वसन का कार्य कौन करेगा, यूकैरियोट कोशिका, प्रोकैरियोट में तो कौन कर रहा है, मिजोसोम, तो यूकैरियोट कोशिका में कौन करेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात पे फोकस करना है। यहां पे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक। तो ये यहां पे कोशिकीय श्वसन करने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती ही संरचना पाई जाती है मिजोसोम। कौन, मिजोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। समवर्ती का मतलब समान कार्य करने वाला, यानी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के अंदर भागीदारी निभाता है, मिजोसोम भी क्या करता है भैया, श्वसन में भागीदारी निभाता है। यस और नो? क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो याद रखना ये सेल मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, अंतर्वलन। क्लियर, क्लियर। जबकि ये अंतर्वलन नहीं है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद कोशिका का एक क्या है, कोशिकांग होता है, जिसके अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी पाई जाती है और क्रिस्टी भी पाई जाती है। यस और नो? इसमें क्या होता है, मिजोसोम होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का अंतर्वलन हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी मैं एक नोट लिखा देता हूं यहां से। क्या बोले सर, कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये जो मिजोसोम होता है ना, ये जो मिजोसोम होता है ना, ये माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होगा भैया, एब्सेंट होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब याद करो मैंने माइकोप्लाज्मा को क्या बताया था। बोले सर आप, हमें याद है कल वाली क्लास में आपने बताया था माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, पादप जगत का जोकर भी इसे कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक झिल्ली कोशिका भित्ति रहित संरचना सबसे छोटी संरचना होती है, कोशिका होती है। कौन, माइकोप्लाज्मा। तो दो बातें मैंने बता दी, एक तो इसमें मिजोसोम नहीं होता है और एक इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। यस और नो? कल वाली क्लास याद है ना? हाँ, तो माइकोप्लाज्मा के लिए ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना।
तो ये तो हो गई यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात, और मैंने कहा कि इसके डिटेल्स वगैरह, इसका सिद्धांत भी ये छोटा सा किसने क्या दिया वो भी हम देखने वाले हैं, लेकिन डिटेल्स के साथ में, ठीक है। यहाँ पे तो केवल डिफरेंस के रूप में ही हम इसे देखने वाले हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। आगे मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे झिल्लीबद्ध संरचनाएं, मैं इसे मिटा देता हूं, ओके। सेकंड जो पार्ट में लेने वाला हूं, पॉइंट जो मैं लेने वाला हूं दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए, वो है झिल्लीबद्ध संरचनाएं। झिल्लीबद्ध संरचना, झिल्लीय संरचना। बोले सर झिल्लीय संरचना का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि क्या इसमें कोई प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर झिल्ली में संरचना पाई जाती है क्या, यानी कि वह कोशिकांग जिसके ऊपर क्या पाई जाए, झिल्ली पाए जाए। तो मैं आपको बता दूं इसमें नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर झिल्ली में संरचना नहीं पाई जाती है। फॉर द एग्जांपल गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे कोशिकांग, झिल्ली में जो कोशिकांग होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बोले बात समझ में आ गई क्या? आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा कि निम्न में से कथन सत्य है कि भैया प्रोकैरियोट कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, तो वो गलत हो गया। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, झिल्ली युक्त केंद्र, तो वो क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि भैया इस प्रोकैरियोट कोशिका में तो झिल्ली युक्त संरचनाएं ही एब्सेंट होती है। यस और नो? ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इसीलिए मैं डिटेल्स में सारी बातें बता रहा हूं। यस और नो? ठीक है। तो ये हो गई झिल्ली युक्त संरचनाएं जो कि इसके अंदर अनुपस्थित होती है। कोशिकांग के मैंने नाम बता दिए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हरित लवक, जैसे लाइसोसोम, और इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर गोल्जी बॉडी। यस और नो? ठीक है। क्या सही इसमें पाई जाती है क्या? बिल्कुल, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। और झिल्ली युक्त संरचनाएं वही गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द्विझिल्ली युक्त केंद्रक, यस और नो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका में। बस अपवाद याद रखना है आपको, इस प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर अपवाद। बोले सर कि कौन सा एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा, कौन सा? जो BGA होते हैं ना, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें आजकल क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं। बोले सर इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसमें अपवाद स्वरूप झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। उस झिल्ली युक्त संरचना का नाम क्या है, यानी कौन सी संरचना पाई जाती है? तो याद रखना, जो थाइलेकोइड नहीं होता है क्या, थाइलेकोइड जो कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, याद करो भैया। तो ये एक क्रोमेटोफोर, या फिर आपको क्या दिख जाएगा इसी का नाम, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब हो गया वर्णक थाइलेकोइड, जो कि क्या होती है, झिल्ली युक्त संरचना। इसी के साथ में अगर आपको मेरी पहले वाली क्लास याद है तो मैंने कहा था गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल भी इसके अंदर पाई जाती है, जो कि झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल आपको याद रखना है, अपवाद स्वरूप झिल्ली में संरचना प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर पाई जाती है। फॉर द एग्जांपल BGA यानी साइनोबैक्टीरिया। यस और नो? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे झिल्ली में संरचना। और देखो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिए, तो बिल्कुल भी क्या कंफ्यूज आपका नहीं होना चाहिए। ओके ओके, चलो आगे देखें, आगे देखिए। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बोले सर कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट? ये लो, मैं इसे, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लैंगिक जनन। आज का तीसरा टॉपिक, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर नहीं होता है, लेकिन इसी के समान एक लैंगिक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ये क्या होती है? इसे कहा जाता है लैंगिक पुनर्योजन, जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया आपस में मिलेंगे, ट्यूब का निर्माण करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। यस और नो? लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है, पूरी तरह से लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, ये याद रख लेना है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है।
बोले सर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्या? बिल्कुल भैया, यूकेरियोट कोशिका के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है ना? इसमें तो सभी प्रकार के पाए जाएंगे, लेकिन हमने पॉइंट जो लिया है वो कौन सा लिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि यूकेरियोट कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। यस और नो, ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये यहां पे पॉइंट हो जाता है तीसरा। अब मैं चौथा पॉइंट जो लेकर के चल रहा हूं वो ले लेता हूं यहां पे राइबोसोम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको मैं मिटा देता हूं। राइबोसोम वाला सीन आपको याद रखना ही है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। देखिए राइबोसोम, देखो राइबोसोम प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है? तो राइबोसोम के लिए एक पॉइंट सबसे पहले सुन लो। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन निर्माण करने की फैक्ट्री। यस और नो? अब मेरी बात एक सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, कि भैया जो राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। झिल्ली नहीं पाई जाती है इस पे। अब झिल्ली नहीं पाई जाती, मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ठीक है। अब झिल्ली नहीं पाई जाएगी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? बोले सर झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसका मतलब हो गया कि राइबोसोम प्रोकैरियोट कोशिका में भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, झिल्ली सहित कोशिकांग नहीं होते। कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को? हाँ, ऐसे कनेक्ट करते चलो, टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। और यहां पे देखिए, क्या यूकेरियोट कोशिका में पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है, सही, बिल्कुल। राइबोसोम यूकेरियोट कोशिका में। बोले सर ये प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा क्या? बिल्कुल, दोनों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य ही करता है। यस और नो? यहां पे जो राइबोसोम का प्रकार होता है वो होता है 70S प्रकार का। कौन से प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यदि मैं यूकेरियोट कोशिका की मैं बात करता हूं तो इसमें पाया जाता है 80S प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब तो आपको पता ही है ना, सेंडिमेंटेशन गुणांक इसे कहा जाता है, अवसादन गुणांक के नाम से जाना जाता है। जब डीएनए के इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है ना, आप केंद्रण फोर्स लगाया जाता है, उस दौरान क्या होता है, ये जो डीएनए का पार्ट होता है वो अपने आयतन, आकार और घनत्व के अनुसार तलहटी के अंदर जम जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? अवसादन गुणांक कहा जाता है। जो अवसादन करने की जो दर होती है ना, उसमें ली जाती है। ये 70S प्रकार का होता है, इसी प्रकार से इसमें 80S प्रकार का होता है। सेंडिमेंटेशन गुणांक इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे 70S प्रकार का, उसमें हो जाता है 80S प्रकार का। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट से मैं दो भागों में इसे बांटूंगा। एक तो इसकी आ जाती है बड़ी उप इकाई, एक तो होती है बड़ी उप इकाई। अच्छा, ये इसे मिटा देता हूं और मैं इसे लिख देता हूं बड़ी यूनिट, और ये हो गई यहाँ पे छोटी यूनिट, है ना, वरना ये यूकेरियोट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, इस वाली चीज उसमें चला जाएगा, फिर यूकेरियोट नाराज हो जाएगा। ओके करो हो तो ठीक है। तो ये हो गई बड़ी यूनिट और ये हो गई इसकी छोटी यूनिट, दो भागों में बढ़ती है। अब इसकी जो बड़ी वाली यूनिट है वो तो कितनी एस आ जाती है भाई, 70S की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोट कोशिका की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो बड़ी वाली यूनिट आ जाती है वो तो हो जाती है 50S प्रकार की, और जो छोटी वाली यूनिट होती है इसकी 30S प्रकार की। यस और नो? 50 और यहाँ पे कितनी एस प्रकार की? 30S प्रकार की। इसी प्रकार से 80S प्रकार वाली को भी हम यहाँ पे बड़ी इसकी जो यूनिट आ जाती है, बड़ी वाली यूनिट, और एक होती है इसकी छोटी यूनिट। तो बड़ी यूनिट तो कितनी हो गई यहाँ पे 60S प्रकार की, और यहाँ पे आ जाती है छोटी यूनिट 40S प्रकार की। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोले सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि निम्न में से 80S प्रकार की बड़ी यूनिट है, 60S प्रकार की, छोटी कितनी हो गई भैया? 40S प्रकार की। यस और नो? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बोले सर ये स्ट्रक्चर बना करके दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल। देखो राइबोसोम इस प्रकार से छोटी और बड़ी यूनिट इस प्रकार से आपस में जुड़ी रहती है। ये इसकी छोटी यूनिट आ गई, ये इसकी बड़ी यूनिट आ गई, और टोटल क्या हो गया? 70S प्रकार का राइबोसोम हो गया। यस और नो? ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लेना, इन छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट का जुड़ना, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट का जुड़ना,
मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पे हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। वापस से सुन लो, इस छोटी और बड़ी यूनिट जो होती है इनका जुड़ना किस पर निर्भर करता है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि यहां पे 0.001 मोल कंसंट्रेशन पावर यानी कि मोलर सांद्रता होगी किसकी भैया? छोटी मैग्नीशियम आयन की, उस दौरान क्या हो जाएगा? उस दौरान ये बड़ी और छोटी उपिकाई क्या करेंगी? जुड़ जाएंगे, आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो एक तरह से मैं ये बोलूंगा कि जो मोलर सांद्रता होती है मैग्नीशियम आयन की, वो इस छोटी और बड़ी यूनिट को जोड़ने में क्या होती है? सहायक होती है। आपको डायरेक्ट पूछेगा तो मैग्नीशियम आयन सांद्रता बता देना। यदि मैं इस सांद्रता को यहां से 10 गुना बढ़ा दूं और ये कितनी हो जाएगी? 0.01 यहां पे सांद्रता यदि पहुंच जाती है, उस दौरान क्या होगा? इस सांद्रता को जैसे ही हम बढ़ा देंगे तो ये जो इकाई होती है ना, ये वाली इकाई 70s, यहां पे देखो 70s प्लस 70s, ये डाइमर का रूप ले लेती है, डाइमर बन जाता है। ये लो मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही यहां पे आप मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा देते हो, 0.01 कर देते हो, उस दौरान ये जो इकाइयां होती हैं कौन सी? ये 70s और 70s डाइमर का रूप ले लेती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके कितने एस प्रकार का या फिर राइबोसोम का निर्माण कर लेती हैं? 100s। कितना हो गया? 100s। ये लो डाइमर बन गया इसका। यस और नो। इसी प्रकार से जैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो ये 80s और 80s यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जुड़ करके डाइमर का निर्माण कर लेती हैं और ये डाइमर का वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 120s। सारी बातें आपको याद रखना है, एक भी ऐसी बात नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता हो, चाहे इनका डाइमर हो, चाहे ये यूनिट हो, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो कवर करते ही जाना है। समझ में आ रही है ना बातें? बात तो समझ में आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहे ना? अरे भैया इतना तो हेवी बात ही नहीं है कि चिलगाड़ी की तरह ऐसे चला जाए, या समझो? ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पे आगे बात करें क्या? ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट बच जाता है? सांद्रता यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है, डाइमर। अच्छा, एक और याद रखना, एक चीज और याद रखना, हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए, स्तनधारी के अंदर, स्तनधारी जो होते हैं ना, स्तनधारियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? खुद का क्या होता है भैया? राइबोसोम प्रकार होता है, जो कि कितने एस प्रकार का होता है? 55s प्रकार का, जिसकी दो यूनिट होती है, एक 35s प्रकार की, एक हो जाती है 25s प्रकार की, है ना? ये लो 25s और 35s, बड़ी इकाई ये, छोटी वाली ये, है ना? दिख तो रहा है ना? 35 और 25s बोल रहा हूं, जो कि 55s प्रकार का स्तनधारियों की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम वैल्यू पाई जाती है। अब बताओ बात समझ में आ गई क्या? ये राइबोसोम के लिए इतनी सारी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ओके, ठीक है, तो ये यहां पे पॉइंट हो जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करने के लिए राइबोसोम। ओके, चलो अब आगे चलें। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमने ये पॉइंट देख लिया है, आगे बात करेंगे। अब इतना सा तो बोर्ड है, अब ऐसा तो है नहीं डिजिटल बोर्ड की तरह मैं इसका पेज पलट दूं, है ना? तो इसे तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा। और वैसे भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना और नोट्स को जरूर से पढ़ लेना। नोट्स, मेरे वाले नोट्स थोड़े से अलग होंगे, मैंने कहा था थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होगा, उसके अंदर एरो के द्वारा सारे नोट्स समझाए गए हैं। तो मैंने कल आपको पढ़ना भी सिखाया था कि मेरे वाले नोट्स को पढ़ना कैसे है। यस और नो? ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट जो पॉइंट में लेने वाला हूं, यहां पे ले लेते हैं विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का हम प्रकार ले लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोकैरियोट कोशिका का सेल डिवीजन होता है और किस प्रकार से यूकैरियोट कोशिका के अंदर सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है। तो देखो, प्रोकैरियोट की बात याद रखना, असूत्री प्रकार का, असूत्री प्रकार का यहां पे क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। जबकि यहां पे असूत्री प्रकार का भी होता है और समसूत्री प्रकार का भी होता है और यहां पे अर्धसूत्री प्रकार का भी होता है, अर्धसूत्री प्रकार का भी होता है। तो ये तीनों प्रकार पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जब मैं बात करता हूं सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की। बोलो बात समझ में आ गई है क्या?
हाँ ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सेल डिवीजन वाला पार्ट। SO3 समसूत्री और SO3 यूकेरियोट में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट यहाँ पे लेने वाला हूं, लाइसोसोम, यहाँ पे अगला पॉइंट लेकर के चलते हैं। लाइसोसोम, अरे ये हिंदी वाला सीन अजीब ही होता है। ठीक है, लाइसोसोम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब लाइसोसोम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लयनकाय। ठीक है, ये नाम भी याद रख लेना। हो सकता है कि आपको हिंदी में नाम ना पता हो, क्योंकि लाइसोसोम के बारे में बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अम्लीय हाइड्रोलिसेज, अम्लीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसे कहते हैं जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सुसाइड बेग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे देखने वाले प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइसोसोम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो बोले सर क्या यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? बिल्कुल, लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। सर आपने कहा लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, और हमें एक चीज का पता है, ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। इसमें पाए जाते हैं अम्लीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि भोजन का पाचन करते हैं। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो सर यहां पे तो काम बन गया, भोजन का डाइजेशन हो गया। प्रोकैरियोट का क्या होगा, इसका क्या होगा कालिया? तो भैया प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर एंजाइम की मैं बात करूं, भोजन के पाचन की मैं बात करूं, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो बताया था सेल वॉल, बोले सर बिल्कुल बताया था। क्या प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जाती है क्या? बोले सर बिल्कुल पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है, हमें ये भी पता है। एक मैंने बताया था यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, दूसरी क्या बताई थी, सेल मेम्ब्रेन। बोले सर ये भी बताया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सा? पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ही उसके डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे पाए जाते हैं, ना कि पर्सनल। क्यों नहीं पाई जाती है, समझ में आ गया होगा। बोले सर हमारे को पता है ये जो लाइसोसोम होता है ना, झिल्लीयुक्त संरचना होती है, और प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर तो झिल्लीयुक्त कोशिका मिलते ही नहीं है। तो इसका कार्य कौन करेगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड, पेरीप्लाज्मिक द्रव्य करता है, जो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पाया जाता है। ये कहां पे होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन भी हो गया, लाइसोसोम भी हो गया। आगे वाला पॉइंट लेकर के चलते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। और देखो, आपको यदि क्लास पसंद आ जाती है ना, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आप सभी को पता है ना, आपको सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना। आजकल तो ये सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे नहीं छुपा सकते। उसके पीछे का रीजन है कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। कुछ मतलब नए टर्म्स ले आए हैं कि भैया नहीं छुपा सकते, तो नहीं छुपा सकते। ये सब तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम चैनल को जल्द मोनेटाइज भी कर सके। या सब ठीक है, बाकी बातें तो आप ऑलरेडी जानते हो। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसको यूट्यूब के बारे में पता ना हो, है ना। इतने से को पूछ लो चाहे इतने बड़े को पूछ लो, सभी को यूट्यूब का पता होता है कि ऐसा ऐसा सीन होता है, इसमें अर्निंग कब होती है, इसमें एड आते हैं, वो क्या सीन होता है, मोनेटाइजेशन क्या होता है। या सुनो, जरूरी भी है भैया। तभी तो कहा जाता है कि भैया जमाने के अनुसार बदलते जाओ, है ना। जमाने के अनुसार नहीं बदलोगे ना तो जीवाश्म बन के रह जाओगे, जीवित जीवाश्म, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसा था वैसा का वैसा चलता चला गया। ठीक है, हाँ ओके। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की। प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है क्या? बोले सर नहीं पाया जाता। मैंने पूछा आपको कैसे पता नहीं पाया जाता, डायरेक्टली कैसे बता दिया? बोले सर हमें एक चीज का पता है। मैंने पूछा कौन सी? आपने कहा था कि यहां पे झिल्लीयुक्त कोशिका पाया ही नहीं जाता। इस लाइन के द्वारा आप कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चन को सोल्व करने में कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जो गोल्जी बॉडी वगैरह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, प्रोकैरियोट में भी श्वसन का कार्य होना चाहिए, क्या करें क्या करें। कंफ्यूज हो जाओगे ना,
इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी। तो याद रख लेना डायरेक्टली, जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट कोशिका नहीं है भैया। कोशिका प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए ही नहीं जाते। यस और नो? तो इसमें डायरेक्टली मैं ये कर देता हूं, क्रोश नहीं पाया जाता। जबकि यूकेरियोट कोशिका की मैं बात करता हूं तो हाँ, यूकेरियोट कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिख देता हूं, सूत्रकणिका। हो सकता है आपने ये शब्द सुना हो, सूत्रकणिका। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो जन्म से सुनते हैं। यस और नो? जब स्कूली लाइफ के अंदर जीके के पोर्शन लिखाया जाता है ना, प्रेयर के अंदर जीके लिखाया जाता है, उसमें एक ही क्वेश्चन गूंजता है, कोशिका का शक्ति ग्रह, मानव का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना? तो उसमें कौन आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी को पता है। अच्छा ठीक है, तो ये सूत्रकणिका प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर ये नहीं पाई जाती है, क्योंकि कोशिका ये झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है ना, इसलिए। बोले सर एक बात बताओगे क्या? मैंने कहा क्या कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य पता है। मैंने कहा क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? बोले सर श्वसन के अंदर भागीदारी निभाता है ना, कोशिकीय श्वसन की जब बात आ जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे कौन करेगा ये कार्य? थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, अरे भैया सेल मेम्ब्रेन का मैंने आपको अंतर्वलन बताया था। क्या बताया था? अंतर्वलन। याद करो। बोले सर याद आ गया। और उसका नाम था यहाँ पे मिजोसोम। मैंने मिजोसोम बताया था ना। ये जो मिजोसोम होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे श्वसन का कार्य करने वाला है। क्लियर? क्लियर। और यहाँ पे तो समझ में आ ही गया, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली और क्रिस्टी वगैरह सब पाए जाते हैं। विकसित प्रकार का होता है, जिसमें श्वसन का कार्य संपन्न हो जाता है। और साथ में एटीपी भी तो रिलीज होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना? तो एटीपी रिलीज हो जाएगी। एटीपी का मतलब क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी कॉइन होते हैं, एनर्जी के सिक्के होते हैं, जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी की प्रोसेस एक्टिविटी चलती रहती है। सभी भी अभिक्रियाएं बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है। यस और नो? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वाला सीन। ओके, अब एक चीज और बताऊं क्या? एक चीज यहाँ पे स्टार मार्क करके बताता हूं ताकि आप याद रख लो इस बात को। माइकोप्लाज्मा के अंदर, हाँ अच्छा ऑलरेडी शायद मैंने बता दी है, ये बात तो बता दी। माइकोप्लाज्मा के अंदर ये मिजोसोम नहीं पाया जाता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक। आगे हम बात करते हैं यूकेरियोट कोशिका का। हो गया कि भैया यूकेरियोट कोशिका में पाया जाता है। आगे बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट में लेने वाला हूं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इतना ही। बाकी तो ऐसा है कि इतनी सी बातें नहीं, सारी बातें जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लेकिन यहाँ पे तो केवल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, कि इसमें पाया जाता है या इसमें नहीं पाया जाता है। तो टेंशन में ऐसे मत आ जाना कि सर आपने तो बहुत कम यहाँ पे करवाया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपने बिल्कुल कम समझाया है। करेंगे, वो टॉपिक अलग आएगा जब इसके बारे में, कोशिकांगों के बारे में हम आराम से हर एक बात समझते चले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की। हरित लवक की, बोले सर आप कल की क्लास में भी हरित लवक के बारे में बताया था, ये क्या बात हुई? अरे वो तो प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका में डिफरेंस बताया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात पे फोकस किया करो। यहाँ पे देखो बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया हरित लवक। हरित लवक का कार्य आप सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वो क्या हो जाता है यहाँ पे? हरित लवक वर्णक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। पादप के हरे भागों में जो वर्णक पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। क्या प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या? बोले सर नहीं पाया जाता। ये तो द्विझिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है और इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग उपस्थिति नहीं होते। तो इसका मतलब यूकेरियोट कोशिका के अंदर तो ये पाया जाएगा। बोले सर एक बात बताओ, इसका तो हमें समझ में आ गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके द्वारा भोजन का निर्माण हो जाएगा हरित लवक के द्वारा। इनमें क्या सीन होता है? तो देखो अधिकांशतः तो क्या होता है कि सभी के सभी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, बोले सर बैक्टीरिया का नाम ही आप क्यों ले रहे हो? अरे प्रोकैरियोट कोशिका बैक्टीरिया ही तो होता है, सारा मोनेरा जगत बैक्टीरिया से है। यस और नो? तो जो बैक्टीरिया अधिकांशतः मैं लिख रहा हूं, इसे क्या लिख रहा हूं? अधिकांशतः। अधिकांशतः जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वैसे तो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। कौन से? विषमपोषी। अब विषमपोषी का मतलब तो समझ गए ना, हेटेरोट्रोपी पोषी, हेटेरोट्रोपी से कहा जाता है, यानी कि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? निर्भर और भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्वयं से नहीं बनाते। लेकिन जो बीजीए साइनोबैक्टीरिया हरे और बैंगनी, हरे बैंगनी जो जीवाणु है ना, ये वाले जीवाणु, एग्जाम्पल भैया याद रखना,
इनमें क्या होता है, इनमें जो हरित लवक संरचना है उसी के समवर्ती एक संरचना पाई जाती है। हरित लवक नहीं पाया जाता है, उसी के समान एक संरचना पाई जाती है, क्रोमेटोफोर। थाइलेकोइड की मैं बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर के क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर का मतलब समझ रहे हो क्या, वर्णक धर, वर्णक धर, जो कि वर्णक रखे। थाइलेकोइड की यहाँ पे बात हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया इसके अंदर क्या होता है, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, अपवाद स्वरूप वो होता है क्रोमेटोफोर, और वो कौन हो जाता है, थाइलेकोइड। आपको याद रखना है, यस और नो, बात समझ में आ गई ना। तो ये आप वर्णकधर याद रख लेना। अगर आपको पूछ ले कि ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे हरे बैक्टीरिया, बैंगनी जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, इसमें हरित लवक के संवर्ती संरचना कौन सी होती है, तो क्रोमेटोफोर। ये सारी की सारी बातें एज इट इज एनसीईआरटी की हैं, तो मिस मत कर देना एक भी पॉइंट को, यस और नो, बात समझ में आ गई ना। तो ये तो हो गया हरित लवक वाला सीन। और तो हरित लवक वहां पे तो डायरेक्ट पाया जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका में। इसमें भी आप याद रखना केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में। कल बता भी दिया था, ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं होता है कि एक मनुष्य जा रहा है, सुबह की धूप खा रहा है और बोल रहा है कि आय हाय व्हाट अ प्रकाश संश्लेषण, मजा आ गया आज तो भोजन खा कर ही, है ना। ऐसा सीन तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ध्यान देने वाली ये बात हो जाती है। अच्छा, ध्यान से एक बात याद आई, हमारे एक टीचर हुआ करते थे का मतलब ऐसा नहीं है इतिहास बनकर के रह गए, अभी भी हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बोटनी पढ़ाया करते थे। अभी वो क्या, उनकी क्या आदत थी, बच्चों ध्यान दो, है ना। वो क्या कहा करते थे, बच्चों ध्यान दो, ऐसे खड़े होकर भी बच्चों ध्यान दो। अब उनको जो भी टॉपिक पे फोकस कराना होता था, आज से मैं भी यही करने वाला हूं आपके साथ में। जो भी टॉपिक जो पढ़ाना चाहते थे और वो कहते थे बच्चों ध्यान दो, अगर उनको लगता था ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई एक दो क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं बिल्कुल फोकस नहीं करते, टीचर क्या बता रहे हैं कोई मतलब नहीं होता है ना। तो कोई भी ऐसे डिस्कशन कर रहा होता है तो सर उसका ध्यान लेने के लिए क्या, बोर्ड के ऊपर क्या करते थे, जोर जोर से ऐसे चिल्लाया करते, इधर 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 10 रुपए के दो, 10 रुपए के दो, पकोड़े 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 गरम पकोड़े, इधर इधर इधर, है ना, बाबू तेरा ध्यान किधर है, पकोड़े वाला इधर है, ऐसे करने लग जाते थे। तो आपका भी जैसे ही ध्यान डाइवर्ट होगा ना, फिर मैं ऐसे करने लग जाऊंगा, 10 के दो, 10 के दो, इधर, है ना, बाबू तेरा ध्यान किधर है, पकोड़े वाला इधर है, यस और नो। अच्छा तरीका है ना। हाँ चलो, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे गुणसूत्र की अवस्था की। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक पॉइंट में ले रहा हूं, जो कि डिफरेंस के लिए होगा, वो होगा गुणसूत्रीय अवस्था। गुणसूत्रीय अवस्था, वैसे तो मैं थोड़ा सा कल की क्लास में ये अवस्था, इस गुणसूत्र के बारे में बता चुका था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। गुणसूत्रीय अवस्था की मैं बात करूंगा कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर गुणसूत्र की अवस्था कैसी होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था, केवल अगुणित प्रकार के गुणसूत्र। कैसे, केवल अगुणित प्रकार के, अगुणित हैप्लॉइड प्रकार के, ठीक है, हैप्लॉइड प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि यहां पे तो अगुणित के साथ में अगुणित भी पाए जाते हैं प्लस द्विगुणित भी पाए जाते हैं, द्विगुणित प्रकार के भी गुणसूत्र अवस्था पाई जाती है, यस और नो। तो इसके लिए दोनों याद रखना है, इसके लिए याद रखना है गुणसूत्रीय अवस्था में केवल अगुणित गुणसूत्र यानी हैप्लॉइड प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे का जो पॉइंट ले रहा हूं वो ये होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये बात कर रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या इसमें पाया जाता है क्या, इसमें मतलब पाया जाता है का मतलब समझ पा रहे हो क्या, क्या इसमें कोई ऐसा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, इसमें ऐसे जीव है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जिसमें नॉन स्टॉक एनाबिना हो गया, राइजोबियम याद करो, राइजोबियम लेग्यूम पादपों की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब इसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जबकि इसमें नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला सीन। कोई ऐसा जीव नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, यस और नो। तो लेग्यूम पादप जो फलीदार पादप है, आप सभी को पता है यूकेरियोटिक पादप है ना, यूकेरियोट कोशिका पादप है, जिसमें ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है राइजोबियम, वो क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है।
यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका बिल्कुल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, जबकि यहाँ पे प्रोकैरियोट कोशिका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं जो कि इनमें डिफरेंस के लिए होगा, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। प्लाज्मिड, और जिसका ध्यान नहीं है ना वो मैं बोलूंगा उनके लिए 10 के 2 है गर्मा गर्म पकोड़े। प्लाज्मिड की मैं बात करूं तो आपको पता है कि भैया एक यहाँ पे बैक्टीरिया कोशिका आ गई, प्रोकैरियोट कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। नग्न का मतलब क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल हमारी कोशिका के अंदर अगर पाया जाता है तो वो पाया जाता है केंद्रक के अंदर। केंद्रक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बोले सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक की झिल्ली नहीं होती है, यहाँ पे विकसित केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की झिल्ली नहीं होती है। हमारे वाले सीन में केंद्रक की झिल्ली होती है, इसलिए केंद्रक के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जबकि यहाँ झिल्ली वाला सीन तो होता नहीं है। इसका मतलब वो नग्न क्या हो जाता है? नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वृत्तुल प्रकार का होता है। अब इसके अलावा इसका नाम क्या दिया था? बोले सर आज भी हमारे को याद है, इसे नाम दिया था आपने ज़ीनोफोर, या फिर इसका नाम दिया था आपने न्यूक्लियोइड। क्या कहा था? न्यूक्लियोइड या केंद्रक आप इसे कहा जाता। इसके अलावा भी जो मुख्य यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, केंद्रक आप है, उसके अलावा एक और डीएनए संरचना पाई जाती है ना, जो कि इस प्रकार से सर्कुलर होती है, इस प्रकार से साइटोप्लाज्म जो होता है ना कोशिका द्रव्य में, उसमें बिखरी रहती है। एक से ज्यादा पाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही, ये निर्भर करता है उसकी कॉपी नंबर संख्या के ऊपर कि कितनी पाई जाएंगी, है ना। इस प्रकार से सर्कुलर संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के लिए एक विशेषता याद कर लेना, इसमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये कैसा डीएनए होता है? इसमें डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझ गए ना, द्विकुंडली युक्त। जैसे हमारे वाला सीन आपने देखा होगा, इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है ना, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, फर्स्ट और सेकंड, है ना। इस प्रकार से नाइट्रोजन इशार बीच में आ गए तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। यस और नो? हाँ, तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड का डीएनए। इसे स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, और फिर आपको दे देगा कि प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बात पे फोकस करना है भैया, डबल स्टैंडर्ड होता है, वृत्तुल प्रकार का होता है, ठीक है। प्लाज्मिड की एक बहुत ही प्यारी सी विशेषता होती है, और ये इसकी विशेषता जो होती है हमारे बहुत ज्यादा काम में आती है। क्या प्लाज्मिड में क्या होता है कि एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता होती है। विशेष एंटीबायोटिक के प्रति, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है। कहने का मतलब समझिए, एक स्पेसिफिक जैसे कोई बैक्टीरिया है, इस पे यदि आपने ये प्रतिरोधकता एम्पिसिलिन डाल दी है, AMPR, ये आपने डाला है, ये एंटीबायोटिक है, इस पे डाले हुआ, तो ये क्या होगा? ये नष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसमें प्रतिरोधकता होती है। किस चीज की? इस एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की, जिससे वो नष्ट नहीं हो पाएगा। यस और नो? ठीक है, तो इसमें एक विशेषता होती है, जैसे MPR यानी एम्पिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक होती है, उसके प्रति रेजिस्टिविटी पाई जाती है, और उसके पीछे की विशेष वजह क्या होती है? प्लाज्मिड में पाई जाने वाली प्रतिरोधकता। यस और नो? अनुवांशिक होती है, आगे चलती चली जाती है, संतति के अंदर भी जाती है। अनुवांशिक तब भैया जब डीएनए की बात आ गई तो अनुवांशिक तो श्योर हो ही जाएगी ना। यस और नो? तो ये हो जाता है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और प्लाज्मिड के लिए याद रखना, ये प्लाज्मिड जो होता है वाहक के रूप में कार्य करता है। एक तरह से मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्टेशन का ये कार्य, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वाहक होगा, वाहक वाहन, उसका कार्य करता है। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हमारे को क्या करना है, ये कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर एम्पिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति प्रतिरोधकता नहीं है। ये मान करके चलो किसी भी मानव की कोशिका है, ये लो मानव की कर देता हूं मैं इसे, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस बता देता हूं कि
जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है उसमें किस प्रकार से ये प्लाज्मिड काम में आता है, थोड़ा सा सीन समझिए। बाकी तो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को भी कंप्लीट करने के लिए रिलेटेड बातें हमें जाननी जरूरी है। मानव के अंदर एक ऐसी कोशिका जिसे एंटीबायोटिक के प्रति क्या नहीं है, रेजिस्टिविटी नहीं है। अब इसमें रेजिस्टिविटी लाने के लिए क्या किया जाएगा, प्लाज्मिड को उठाया जाएगा। इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो जीन होता है रेजिस्टिविटी वाला इसके साथ में जोड़ दिया जाता है, अगर नहीं है तो जोड़ दिया जाता है, और ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। अब इस प्रतिरोधकता तो एक तो मिल गई, और क्या करते हैं, और एक अच्छी सी विशेषता ले लेते हैं किसी भी जीव से जिसे अन्य व्यक्ति के लंबापन हो गया, उसकी जीन को ले लिए और इस प्लाज्मिड के साथ में क्या कर दिए, जोड़ दिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी हो गई। अब जोड़ करके क्या कर दो, इसकी मानव की कोशिका के अंदर इसे क्या कर दो, ट्रांसफर। अब जैसे ही मानव की कोशिका में जाएगा ये अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, यानी अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देगा, और उस मानव की कोशिका में भी क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, लंबापन का गुण आ जाएगा। यस और नो? एग्जांपल था थोड़ा सा, बाकी डिटेल्स में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को, दूसरे के जीन को किसी दूसरी कोशिका में पहुंचाने के लिए एक वाहक का काम करता है ये प्लाज्मिड। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल इसी प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक सैटेलाइट हो गया, जैसे कोई भी एक सैटेलाइट है, उसको अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए एक और किसकी, वाहन की आवश्यकता होती है ना। जैसे PSLV वाहन हो गया, जो कि सैटेलाइट को कहां पे पहुंचाता है, अंतरिक्ष में पहुंचाता है। तो ये जो PSLV है ना, प्लाज्मिड है, वो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह, तो ये एक टैक्सी का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। यस और नो? इसमें खुद से प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। प्लाज्मिड की विशेषता लेते जाना है भैया, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद से प्रतिकृति कर सकता है, अपनी जैसी कॉपियां तैयार कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक। तो ये विशेषता कुछ एक होती है जो कि प्लाज्मिड की होती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने आपको बता दिया है, रेजिस्टिविटी आपको बता दी है, रेप्लिकेशन मैंने आपको समझा दिया है, जो कि इनसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बाकी प्लाज्मिड की बातें हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अब दो बात और इंपॉर्टेंट सी समझ लो, वो भी प्लाज्मिड के लिए ही है ना, ये भी समझ लो। कौन सी? कि एक होता है पीबीआर 322 नामक एक क्या होता है, प्लाज्मिड, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला वाहक के रूप में प्लाज्मिड होता है। ठीक है, PBR 322 इसे कहा जाता है। इसी प्रकार से एक एग्रीकल्चर के अंदर प्लाज्मिड काम में लिया जाता है, जिसे कहा जाता है TI प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड हो गया, TI प्लाज्मिड। ये भी आप याद रख लेना, ये तो एग्रीकल्चर के अंदर हो गया। और सबसे ज्यादा यदि आपको पूछ ले तो PBR 322 नामक प्लाज्मिड वाहक के रूप में काम में लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये विशेषता प्लाज्मिड के लिए याद रखनी है आपको। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इतनी सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ, अब मेरी बात सुन लो। अब आगे की जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तो प्लाज्मिड का सीन कंप्लीट हुआ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अभी देखो मैं डिटेल्स में इसीलिए बता रहा हूं ताकि यहां पे पढ़ लोगे ना तो जो आने वाले टॉपिक है ना उसमें आपको कोई हार्डनेस फील नहीं होगी। आपको लगने लगेगा कि ये तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, ये तो मेरे को ऑलरेडी आती है। यस और नो? ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था यहां पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं ये भैया? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन। अनुवादन यानी कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना, अनुवादन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब क्या हो जाता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, है ना। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना तब भी इसको देखने वाले हैं हम। यस और नो? हाँ, फिलहाल क्या समझना है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूं। क्या प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर ये जो ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन की जो अभिक्रिया होती है, ये क्रिया जो संपन्न होती है वो कहां पे होती है? तो याद रखना, इसमें प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर तो पाई जाती है साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म में। ठीक है, दोनों की दोनों प्रोसेस, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, कहां पे संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यस और नो? ठीक है, ठीक है। यानी एक तरह से ये बोल सकता है क्वेश्चन कि भैया प्रोटीन का निर्माण करना और डीएनए से आरएनए का निर्माण करने वाली जो प्रोसेस होती है कहां पे चलती है? प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोट कोशिका की मैं बात करूं तो यहां पे ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, अनुवादन वाली प्रोसेस, ये तो होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जबकि जब मैं ट्रांसक्रिप्शन की मैं बात करता हूं, ट्रांसक्रिप्शन की, तो वो होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो होती है केंद्रक के अंदर। अब बताओ बात समझ में आ गई क्या? इस बात को कैसे याद रखोगे? केंद्रक में क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए पाया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बोले सर डीएनए से आरएनए का निर्माण करना, और डीएनए उपस्थित कहां पे होता है? केंद्रक के अंदर। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहां पे होती है? केंद्रक में। याद रह जाएगा क्या? दूसरा, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का निर्माण। भैया आरएनए अगर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में हमें मिल जाएगा ना, तो ट्रांसलेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म में कंप्लीट कर दी जाएगी, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर दिया जाएगा। यस और नो? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बता दो। बोले सर कैसे पता है? कमेंट करके बता देना। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, है ना? तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाली विशेषता। ठीक है, अब एक में इसकी जो कि इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। लास्ट जो मैं बात बताने वाला हूं, इसके उदाहरण अराउंड हमने 15 टॉपिक को लेकर के डिफरेंस देख लिया है कि प्रोकैरियोट में होता है या नहीं होता है, यूकैरियोट में होता है या नहीं होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आपको बता दिया था माइकोप्लाज्मा। एक तरह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह, इन सबको ना लिख करके मैं ऐसे लिखता हूं, मोनेरा जगत जो भी होता है ना, मोनेरा जगत। आपको पता है ना, आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीवों को 5 जगतों में बांटा, जिसमें से पहला जो मोनेरा होता है, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए वगैरह आ जाते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर ही आते हैं, यानी प्रोकैरियोट ही होते हैं। क्लियर? क्लियर। बाकी के जो यहाँ पे प्रोटिस्टा बन जाता है, फंजाई वाला बच जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पे प्लांटी और एनिबेलिया 4 वो और संघ जगत बच जाते हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोट के ही एग्जाम्पल हैं। और अब बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका की क्या देख ली है? विशेषता देख ली है। यस और नो? प्रोकैरियोट कंप्लीट, यूकैरियोट कंप्लीट। इतनी सारी डिटेल्स, एक एक डिफरेंस याद रख लेना भैया। आप देखो क्लास को देखने का तरीका, यदि आपको ऑलरेडी ये सब पता है, यानी कि थोड़ा सा आपने कंप्लीट कर रखा है, इस लेवल का तो शायद नहीं किया होगा इस तरीके से, फिर भी देख लेना। आपको स्पीड बढ़ा करके देखनी है, लेकिन क्लास जरूर से देखनी है। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, है ना? वो भी आपको जरूर से देखने हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं मेरे वाले ये नोट्स और मेरे वाली ये क्लासेज। तो स्पीड में करके देख लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासेज डेली आपको देखनी है। साथ में दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है क्लास को। यस और नो? इतना तो आपका फर्ज बनता है ना, दोस्तों के साथ में क्लास को जरूर शेयर करना, और लाइक वाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके ये भी बताना आपको क्लास कैसी लगी। यस और नो? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन।